अगर आप पॉपुलिस्ट बजट नहीं लेकर आ रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही बूस्ट कर रहे हैं, आप पॉपुलिस्ट बजट तो नहीं ला रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर रहे हैं, आपने यहाँ पर साथ साथ से मैरीटाइम को भी बूस्ट करने के लिए अलग से योजनाएं करी हैं, तो आप तो प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं, फिर भी बाजार को ये प्रोग्रेसिव अप्रोच समझ क्यों नहीं आ रही? नहीं आ जाएगा, अभी आ जाएगा। अभी देखिए अभी कितना लुढ़क, कितना गिर के गया। हमने कहा सर कुछ बड़ी घोषणाएं हैं, एक बार सिलसिलेवार तरीके से वो दर्शकों के सामने हम पढ़ देते हैं। बजट 2026 की जो बड़ी घोषणा है वो इस वक्त आप इंडिया टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। बात अगर किसानों की करें तो छोटे किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। अब जो तमिलनाडु केरल के किसान हैं जो नारियल बेचते हैं, नारियल उगाते हैं, उनके लिए क्या है, वहां पर एक नई स्कीम लाई गई। कॉफी किसानों के लिए नई स्कीम लेकर आई गई। अखरोट बादाम के किसानों के लिए नई स्कीम लाई गई। तो जो छोटे किसान हैं उन पर बहुत ज्यादा फोकस है। अब नॉर्थ ईस्ट सेंट्रिक बजट में क्या क्या है, 6 राज्यों में बौद्ध मंदिर मठों को बनाने की योजना लाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में 4000 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो लागू की जाएंगी। ये छोटे छोटे फैसले हैं लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। जब आप छोटे किसानों को अजीत जी डायरेक्ट फायदा पहुंचाते हैं तो वो आपका एक ऐसा कोर वोट बैंक बन जाता है, क्योंकि बड़े बड़े किसानों जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं अब तक तो उनको लाभ मिलता आया है, छोटे किसान हमेशा से निराश होते आए हैं। इस देश में ज्यादातर छोटे और सीमांत किसानी है जी, उनको फोकस करके उनको देना, उनकी सुविधाएं देना, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ना। हम अभी बजट सुनते हुए हमको भी लगा कि जब बुद्धिस्ट कॉरिडोर बन रहा है तो बिहार क्यों नहीं है, जहां बुद्ध रहे, सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां नहीं हो रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के 5 स्टेट्स को जोड़ करके बुद्धिस्ट कॉरिडोर बन रहा है। इसी तरह से जो रेयर अर्थ मिनरल्स का बन रहा है वो भी झारखंड नहीं है, लेकिन उसमें उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल इस तरह के स्टेट है जो हमेशा सुनते हैं, लेकिन उन राज्यों को भी आपने चिन्हित किया है। बिल्कुल, तो ये स्मॉल फार्मर्स हो, नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, नए मिनरल्स के हिसाब से नए एरिया का एक्सप्लोरेशन हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें इस बजट में आपको देखने को मिलेंगी। सेक्टर की बात करते हैं, शहरों में नए इकोनॉमिक जोन तैयार किए जाएंगे, शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती की जाएंगी, दवा बनाने के लिए 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इतना ही नहीं, नए बायोफार्मा शक्ति स्कीम का ऐलान किया गया है। एमएसएमई सेक्टर को चैंपियन बनाने के लिए वित्त मंत्री का ये यही से हमने शुरू किया। बायोफार्मा को उन पर 10,000 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रोविजन किया। आप जब जाएंगे ना, आप पुरानी कहावत है कि ब्यूटी लाइज इन डिटेल्स, जब आप डिटेल्स में जाएंगे सिंपल हाई सिक्योरिटी जो ट्रांजैक्शन और फ्यूचर पर उसी की वजह से वही मैं कह रही हूं, जो हाई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने जो लगाया है वो कहीं ना कहीं बाजार को कतई रास नहीं आया है और बाजार ने उस तरह से रिएक्ट भी किया है। कॉस्ट बढ़ जाएगा ना इससे, जो एसटीटी लगा फ्यूचर पर और ऑप्शन पर, जो शेयर बाजार गिरने की आप बार-बार जो पूछ रहे हैं वो इसकी वजह से, क्योंकि आम आदमी आज की डेट में शेयर बाजार में अच्छा खासा इफेक्ट भी करता है। आजकल जो इन्वेस्टर्स हैं, अभी हम जो अब चर्चा कर रहे थे तो यही बात हो रही थी कि अब पारंपरिक तरीकों से हटकर अब आप म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी और इन सब की तरफ भी रुख करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं बाजार जो है उसको रास नहीं आ रहा है ये जो अतिरिक्त टैक्स है। जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं ना, जो ज्यादातर मैनिपुलेट करते हैं, ये वो उनको लगा होगा कि उनकी ट्रेडिंग, उनका डेली का और बड़ा वॉल्यूम होता है ट्रेडिंग का। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनका इतना बड़ा नहीं होता है, उनका ये उनकी वजह से नहीं हो रहा है। ये जो ट्रेडिंग, तो हायर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो लगाया गया है कहीं ना कहीं उसी का रिएक्शन यहां पर दिख रहा है बाजार फ्यूचर पर और ऑप्शन पर जो लगे हैं, उससे ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और उस ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाने की चिंता में ये रिस्पांस है जो हमने कहा कि रिफ्लेक्स पर रिस्पांस है। आप बजट पढ़ेंगे, बजट के डिटेल्स में जाएंगे, उस डिटेल्स को देखेंगे तो लगेगा कि एकदम मिड टर्म का बजट जैसा होना चाहिए। कोई लोकलुभावन बात नहीं है, फिस्कल कंसोलिडेशन का बजट है, फिस्कल डिसिप्लिन का बजट है, और इसमें आप जो ये जो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने वाला उतना तक भी नहीं किया, मतलब वो 25,000 बढ़ाने की बात थी वो भी नहीं बढ़ाया। तो सरकार अभी बोरोइंग्स देखिए आप, सरकार की कितनी हो गई, 17 लाख करोड़ की बोरोइंग्स की तो बात कही उन्होंने जी। तो फिर इंटरेस्ट, सर्विस इंटरेस्ट का रेट हम लोग का भुगतान करने का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सर, जो 6 बड़े क्षेत्र हैं जिस पर सरकार का फोकस है वो क्षेत्र कौन से हैं? रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पुराने उद्योग हैं जो बंद पड़ चुके हैं उन्हें फिर से रिवाइव करने की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे बढ़ाते हैं इस पर चर्चा हुई है। सुरक्षा और स्थिरता को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में लंबी अवधि के आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो फैसले उठाए गए और शहरों का विकास, अगर मैं इन 6 बिंदुओं में इस बजट को समेटने की कोशिश करूं, हालांकि बहुत लंबी डिस्कशन का बिंदु है, लेकिन अजीत जी अगर हम सबसे पहले इसमें बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूम करने की कोशिश कर रहा है, आज के इस बजट में क्या मिला है? पहला वही जो 7 जो फैक्टर, सबसे पहला हमने कहा कि 7 क्षेत्र चिन्हित किए गए जिसमें कंटेनर का भी निर्माण का बढ़ाना है, बायो उसका आयुर्वेदिक वाला भी बढ़ाना है,
बायोमेडिसिन का बढ़ाना, ये सब जो खुल रहे हैं ये सब, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपने देखिए सरकार का कैपेक्स का 12.2 लाख 12,20,000 करोड़ रुपए का बजट भारत सरकार ने उसको कैपेक्स के लिए किया। वो भी हो सकता है मार्केट को नहीं रास आ रहा हो, क्योंकि मार्केट को तो ऐसी चीजें चाहिए हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े, प्राइवेट उसकी कॉर्पोरेट की आमदनी बढ़े। सर अभी तक तो इकोनॉमी को कौन गाइड कर रहा है? इकोनॉमी भारत सरकार अपने खर्चे से चला रही है। अभी तक ये बड़ी भारी समस्या हम लोग की इकोनॉमी की है, एक हैंडीकैप है कि हम लोग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार करती है उसी गवर्नमेंट से के ही पैसे से खर्चे से इकोनॉमी चल रही है। तो अभी भी 12,20,000 करोड़ रुपए का वो क्या हो सकता है, वो भी मार्केट को पसंद नहीं आ रहा हो। लेकिन ये एकदम सही बात है, उस लाइन पर है कि जो हम लोगों ने जितने ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं उसके लिए जो जरूरत थी। Also, a lot of institutions have been given in the Northeast. A lot of waterways have been given in the Northeast. So it's a budget which has given a huge amount of impetus to the Northeast, and for that I'm thankful to the Finance Minister. Thank you, sir. ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे। जाहिर है सरकार के जितने मंत्री हैं, सरकार के जितने नेता हैं, सांसद हैं, वो इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। लेकिन हमें इंतजार तो करना है विपक्ष का, विपक्ष क्या कहता है उसे। विपक्ष को तो मिल गया मौका, ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, बायबैक पर कैपिटल गेन टैक्स है, उसके बाद एसटीटी लगा दिया एफएनओ पर, तो फ्यूचर पर और ऑप्शन पर, तो और उसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। तो अब अपोजिशन को कुछ और नहीं चाहिए। अपोजिशन के लोग अब बजट पढ़ के आलोचना नहीं करेंगे। सत्ता पक्ष वाले जब हरा होता था मार्केट तो कहते थे कि देखिए जब बजट लाते हैं तो हम मार्केट रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आज उनका दिन है। पर देखना होगा कि करेक्शन कहां तक होती है और कितनी होती है, क्योंकि कई बार हमने ये ट्रेंड भी देखा है कि जब बजट के फाइन प्रिंट्स फर्दर पढ़े जाते हैं, उनका एनालिसिस होता है, तो धीरे धीरे फिर उसके बाद मोमेंटम होकर करेक्शन होती है। अगले दिन होता है, जनरली वो अगले दिन होता है और वो अगले दिन ठीक होता है मार्केट। आज तो ऐसे भी संडे को इसी के लिए बाजार खुला हुआ है। शायद ये दूसरी बार है जब संडे के दिन बाजार खुला है, मतलब बजट पहली बार हो रहा है और संडे बजट की वजह से शेयर मार्केट आज खोल करके रखा गया। तो जो ट्रेडिंग करने वाले हैं वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो 53.5 लाख करोड़ का ये आम बजट पेश हो गया है। बजट को शेयर बाजार ने हाथों हाथ कम से कम शुरुआती दौर में तो नहीं लिया है। सेंसेक्स फिलहाल 1400 से 1600 अंकों की गिरावट के बीच में चल रहा है और एक बार तो ये गिरावट 2300 अंकों तक भी पहुंच गई थी। जिस तरह से बायबैक कैपिटल गेन टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, एसटीटी लगाया गया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर, तो उसके बाद मार्केट ने ये रिएक्शन दिया है और अभी भी अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो वो 1500 अंकों की गिरावट के साथ चल रहा है और निफ्टी में भी लगभग 500 से ज्यादा अंकों की गिरावट है। तो यहां पर कम से कम अगर आप बात करें कि ठीक है, क्योंकि मिड टर्म का बजट था तो आपको ऐसा नहीं था कि कोई चुनाव सर पे खड़ा हुआ है और आपको ऐसी घोषणाएं करना आपके लिए मजबूरी है, तो लोक लुभावन बजट नहीं है, अपीजिंग बजट नहीं है, प्लीजेंट बजट नहीं है कि भाई आपने सिर्फ घोषणाएं कर दी हैं। सोच समझ के बहुत कसा हुआ बजट है जिसमें सोशल पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखा गया है, जहां बुजुर्गों के लिए, शिक्षा के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ है, एनआरआईज के लिए भी है, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा काम किया गया। मैरीटाइम जो आपका पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन है उसको बढ़ाने के लिए काम किया गया। आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं दूसरे मुल्कों के साथ तो उस तहत कस्टम्स में भी रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन उसके बावजूद अगर यहां पर बाजार हाथों हाथ बजट को नहीं ले रहा है तो समझना होगा कि बाजार क्या समझ रहा है इस बजट में से। वही समझ रहा है जो हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए आम आदमी के लिए न कुछ बहुत खुश करने वाली बात है, न कोई बहुत निराश करने वाली बात है। उनके लिए सामान्य बजट है और हम लोगों ने यही बैठे चर्चा की पिछली बार। चलिए, चांदी और सोने में भी गिरावट आ गई है। सोने में 3,560 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट है और चांदी में भी लगभग 25,000 के आसपास की गिरावट की भी बातें कही जा रही हैं। अभी जो मैंने लगातार गिर ही रही है, वो तो चांदी कल भी बहुत बड़ी गिरावट चांदी में थी, सोने में थी। सरकार ने उसमें भी कोई चेंज नहीं किया। कस्टम ड्यूटी में सोने और चांदी के उस पर कोई चेंज नहीं हुआ है। अभी आप देखिए हम लोग जो अपने आप खबर चला रहे हैं उसमें देखिए 1.5 लाख केयर टेकर बनाए जाएंगे, केयर गिवर्स बनाए जाएंगे। तो एक बुजुर्ग आबादी को ध्यान रखने का की जो जरूरत है इस देश में, उस पर भी फोकस है। तो ये तमाम उस तरह की चीजें हैं जिनको करने की जरूरत है। एक सर हम चर्चा लगातार कर रहे थे कि आप सेमीकंडक्टर चिप की इतनी चर्चा हुई, उस क्षेत्र में क्या हुआ? तो चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करने जा रहा है और 10,000 करोड़ रुपए उसके लिए भी दिए हैं। उसके लिए भी पैसे किए, बायो फार्मा शक्ति के लिए पैसे अलॉट किए गए। इलेक्ट्रॉनिक कल पुल से जो आप कह रहे हैं बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का आप अगर बजट के 20 पैरामीटर्स बनाए उसमें 18-19 बॉक्सेस टिक होंगे, सही में जी सही टिक लगेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको देश की जरूरत थी।
अभी जरूरत है देश को। हम लोग अभी यूरोपीय यूनियन के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया, इंग्लैंड के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है, न्यूजीलैंड के साथ फाइनल होने वाला है, अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है। हमको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना है। आप जाइए इस बजट के डिटेल्स में जाइए, देखिए मोटी कोई घोषणा नहीं हुई है। इस डिटेल्स में जाइए इस बजट के, आपको लगेगा कि हर सेगमेंट को, हर सेक्टर को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन किया गया है। और ये बातें मार्केट को पसंद नहीं आती हैं। मार्केट को ये जो ट्रेडिंग पर जो कॉस्ट लग रहा है, उनको रोज की इतना बड़ा वॉल्यूम होता है ट्रेडिंग का, उस पर वो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इसको ठीक करेंगे, इसको ठीक करने की जरूरत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। उनका यह बजट 85 मिनट का था। उन्होंने कहा कि इस बार इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था। आप लगातार इंडिया टीवी पर चर्चा सुन रहे थे, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा अब कि आप रेल सेक्टर में आपको क्या मिलने जा रहा है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अब आप ये कहें कि आयुर्वेद के सेक्टर में, मेडिकल के क्षेत्र में क्या मिलने जा रहा है, तो 3 नए आयुर्वेदिक एम्स तैयार किए जाएंगे। कैंसर जो एक बड़ी महामारी के तौर पर भारत में दिखाई दे रहा है, और कैंसर की दवाइयां कितनी महंगी है, आप उन घरों में जाकर लोगों से पूछे जिनके घर में कैंसर पेशेंट है। 17 दवाइयां हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, ऐसे में ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी। तो डायरेक्ट बेनिफिट जो है इस तरह से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश वित्त मंत्री ने की है। सर बिल्कुल उसी अंदाज में की है, और ये इस लंबे समय में आपको इसका असर दिखाई देगा, इसके फायदे दिखाई देंगे लंबे समय में। अब 12 लाख, जिस एक साल पहले 12 लाख की छूट हुई है, अब ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 7 लाख की जब छूट दी गई थी तो 5 साल तक कोई बदलाव नहीं था। तो फिर अब 12 लाख की छूट दी गई है। उसके बाद जीएसटी में रिफॉर्म्स हुए हैं, तमाम चीजें जो हैं वो 12% जीएसटी के स्लैब से कम करके 5% में या 0% के स्लैब में ले आई गई हैं। तो वो नहीं होना। कह रहे थे रेलवे में आप इतनी सारी ट्रेन चला रहे हैं तो थोड़ा सा रियायत दे दीजिए, आपने हर तरह की रियायत खत्म कर दी। फिर बात हो रही थी कि आप आयुष्मान योजना के तहत थोड़ी उम्र की सीमा है उसको देख लीजिए, तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है, तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका, तो ये सब हमें जरा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूँ कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट में होंगे, हम पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें जरूरी थी। चलिए शशि थरूर साहब हमारे साथ हैं। थरूर कह रहे हैं कि भाई जब शिप के मेंटेनेंस की, उनको सुधारने की, डेंटिंग पेंटिंग की बात होती है तो आप पटना और वाराणसी याद करते हैं। केरल का इतना खूबसूरत कोस्टल पूरा एरिया है, वहां भूल जाते हैं। बात तो वाजिब कह रहे हैं, बट साथ में ये भी जोड़ दे रहे हैं कि शायद पूरा पढ़ूंगा तो मिल जाए केरल का नाम। नहीं, उसको इसमें ये भी एक दृष्टि है, नए जगहों को डेवलप करने की। हमने कहा ना कि रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए आपने केरल को चुना, तो उसके लिए तो नहीं कह रहे हैं शशि थरूर साहब की रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए तो कॉरिडोर बना केरल को चुना। ठीक बात है। तो अब बिहार और उसको अगर वाराणसी को किया है तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो, और बिहार के ही लेबर जाकर के गुजरात के अलंग में भी शिप ब्रेकिंग करते हैं या कहीं शिप बन रहा है तो वो काम करते हैं। तो वहीं अगर मिलता है, अगर वहीं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होती है। आप अलग अलग सेगमेंट, बुद्धिस्ट सर्किट बना नॉर्थ ईस्ट के लिए, रेयर अर्थ मटेरियल बना केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा के लिए। सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाए और स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए तो, और कैंसर जिस तरह फैल रहा है, मैं समझती हूँ कि स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों को अगर नज़र में रखा जाए तो, और युवाओं को और महिलाओं को अगर नज़र में रखा जाए तो इस बजट में इन सभी मेजर सेक्शंस के कुछ बाइट वहीं पे कट गई। मैं बता देती हूँ आगे वो बोल जरूर यही रही होंगी कि कुछ भी नहीं है, जबकि उन्होंने कैंसर का नाम लिया। और मैं हैरान हूँ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो बजट में पढ़ा है कि कैंसर से जुड़ी हुई 17 दवाइयां जो हैं उनके ऊपर आप रियायत दे रहे हैं। उसके बावजूद ये जो बात डिंपल यादव ने कही, जाहिर है ये पूछना पड़ेगा उन्होंने बजट पूरा सुना भी या नहीं सुना। लेकिन हम एक बार इसे पूरा एसेस करते हैं, कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा बूम मिलने जा रहा है आज के इस बजट के बाद? अजीत जी। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग को, एमएसएमई को, ये सबसे बड़ा बूस्ट होने वाला सेक्टर है। और हेल्थ की बात अभी कह रही थी उन्होंने, ये क्या वो आयुर्वेदिक वाले को, आयुर्वेदिक के जो 3 एम्स बनने हैं वो हेल्थ का नहीं है, या बायोफार्मा शक्ति बनना है वो क्या हेल्थ का नहीं है? तो ये सब हेल्थ से रिलेटेड कई सारी चीजें हुई हैं। जब आप अपने स्वर बदल रहे हैं तो उससे पहले आप कह रहे थे कि हेल्थ में बहुत कुछ होने की जरूरत है, उतना काम नहीं हो रहा है, इतने से चल जाएगा क्या? पहले नहीं, इतने से तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हम जो उस समय जब कहा जा रहा था कि 70 साल से आयुष्मान भारत योजना की बात, हमने कहा नहीं, आप हॉस्पिटल्स बनाइए,
हॉस्पिटल, अब ये बजट का आवंटन क्या है, हेल्थ का आवंटन क्या है, कहाँ पता है हम लोगों को? कितना आवंटन पिछली बार से बढ़ा है, अभी जीडीपी का कितना पहुंचा? अब जीडीपी का कम से कम 2%, 3% हेल्थ में आवंटन होना चाहिए। हम तो चाहते हैं 3% हो, 1% भी नहीं होता है। नहीं होता है। वो बोले दो और नहीं आप बोलो नहीं इनका खत्म नहीं होने दो पहले। हो गया तब ठीक है, तब ठीक है। ये ऐसे ही स्वार्थी लोग हैं, बुरा मत मानना हैं? थोड़ी जगह बढ़ा देगा। यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, बजट में ऐसी कौन सी बात थी जो उन्होंने कहा कि लोहे पर पीतल चढ़ाकर पहनना पड़ेगा? एक बार फिर से हम सुनते हैं पूरी बात क्या कही उन्होंने अखिलेश जी ने। गरीब के समझ के बाहर है। बजट गरीब के समझ के बाहर है। हम भी एक एक करके एक एक लाइन सुना रहे हैं आपको कि पहला तो ये कि महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हर कोई कहेगा। किसका और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं? ओटी में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं? ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे? विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र। जाहिर सी बात है विपक्ष को बजट कभी रास नहीं आता है। हालांकि इस बार शेयर बाजार को भी बजट रास नहीं आ रहा है। तो फिर डिंपल यादव कह रही है महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं है, कैंसर की दवाएं सस्ती हुई ठीक है, लेकिन और भी कुछ होना चाहिए था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई महंगाई ऐसी आ जाएगी कि पीतल पर सोना मढ़वा के जेवर पहनने पड़ेंगे। मतलब हालात इतने आ जाएंगे, पैसा नहीं बचेगा जेब में। तो उनको भी बजट पसंद नहीं आ रहा है। और शिक्षा के लिए बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। कह रहे हैं शिक्षा को लेकर भी बहुत कुछ इस बजट के अंदर उन्हें पसंद नहीं आया है। शशि थरूर कह रहे हैं कि भाई आपको जहाजों की मरम्मत करानी है, केरल का कोस्ट छोड़कर आप वाराणसी और पटना की बात कर रहे हैं, केरल को आप भूल गए हैं। तो सबके अपने अपने रिएक्शन यहाँ पर आ रहे हैं। के किसानों को खास तौर पर जो कॉरिडोर में भी शामिल किया गया है, बकायदा कॉरिडोर में शामिल किया गया है। लेकिन अच्छा नहीं दिखता ना उनको, जो कमियां हैं। भाई विपक्ष का काम है वो तो नेगेटिव्स ही आके हाईलाइट करेंगे, अच्छा तो हल्के से बोल के निकल जाएंगे। अभी देखिए किसी को पता नहीं अभी जैसे शिक्षा पर क्या अलॉटमेंट हुआ है, क्या कितना बजट कॉपी आएगी उसको स्टडी करना पड़ेगा। बजट एलोकेट हुआ, कितना एलोकेट हुआ वो नहीं आइडिया है। हेल्थ पर कितना एलोकेट हुआ, डिफेंस पर कितना एलोकेट हुआ, ये सिर्फ दिख रहा है कि बजट ज्यादा बढ़ा नहीं। 2.5 लाख करोड़ के करीब बजट बढ़ा। जो पिछली बार 50,65,000 करोड़ का बजट था वो 53 लाख करोड़ का बजट हुआ। और बताया उन्होंने कि 36 लाख करोड़ रुपए जो टोटल जो ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट है वो है। तो इसका मतलब 17 लाख करोड़ की बोरोइंग है। वो तो वित्त मंत्री ने अपने उसमें कह दिया। मोटा आंकड़ा उन्होंने रखा है। अभी बारीकी में जाएंगे, तमाम एलोकेशंस की डिटेल्स आएगी तो पता चलेगा कहाँ क्या एलोकेट हुआ। अभी तो सब अपने अपने विम्स पर रिएक्ट कर रहे हैं। जिसको अपोजिशन पार्टी, किसी को शिक्षा, किसी को स्वास्थ्य, ये वो अंधे के हाथी वाली बात है कि अब जिसको जहां से पकड़ में आया उसने कहा कि वैसा दिखता है, ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। उस तरह से नहीं, आप डिटेल में जाना होगा। हमने कहा कि बजट शुरुआत हुई है बजट की, वो उसको लेकर के हुई है कि एमएसएमई सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग को, उसको बढ़ावा देना है। हम लोगों के यहाँ बायोफार्मा हब बनना है, आयुर्वेदिक कॉरिडोर बनने हैं, कंटेनर्स का निर्माण होना है। हम लोगों के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 12,20,000 करोड़ खर्च होने हैं। हाई स्पीड ट्रेन के कॉरिडोर्स बनने हैं। मतलब ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो मोटे मोटे तौर पर बता दी गई हैं। अब सेंसेक्स में थोड़ा रिवाइवल थोड़ा शुरू हुआ है। 2300 अंकों तक की गिरावट पहुंच गई थी, जो अब आकर फिलहाल जो मैं चेक कर पा रही हूँ 909 अंकों की इस वक्त आ गई है। तो हाँ, तो अब धीरे धीरे मतलब मेरे ख्याल से अब रियल पिक्चर जो है थोड़ी सुधरेगी और पता भी चलेगा। ट्रेडर्स कर रहे थे। हाँ। जो सिक्योरिटीज पर ट्रांजैक्शन टैक्स से परेशान थे, नाराज हो गए थे, वो उनको लगा कि उनका ट्रेडिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा। सिंपल बात है। हम जो आदमी या जो भी शेयर बाजार में छोटा निवेशक है वो ट्रेडिंग तो करता नहीं है रोज, उसको रोज का कॉस्ट देना है। तो वो जो उस पर एसटीटी के ऊपर जो फ्यूचर और ऑप्शंस पर था, उसकी प्रतिक्रिया में ये हुआ है। बजट की बारीकी में जाइए, डिटेल्स में जाइए, एकदम फिस्कल कंसोलिडेशन का बजट है। और हम लोग सुबह 8:30 बजे से जिस तरह के बजट की उम्मीद कर रहे थे, बिल्कुल कमोबेश जो हमने कहा था टाइट रोप्ड होगा। बिल्कुल। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। भैया जी आप कुछ कहेंगे बजट में कई चुनावी स्पेस का भी जिक्र किया गया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी फिलहाल कुछ सारे पूछे गए, लेकिन उन्होंने जवाब हालांकि कुछ दिया नहीं।
और हम भी ये चर्चा कर रहे हैं कि पहले बजट को ठीक से स्टडी करेंगे तब शायद बोलने के लिए कुछ मिलेगा। लेकिन एक बार फिर से जहां से हमने अपनी चर्चा की शुरुआत की थी कि किसानों को इस बजट में क्या मिला, नौकरी पेशा लोगों को क्या मिला, एमएसएमई सेक्टर के लोगों को क्या मिला, हेल्थ केयर सेक्टर के लोगों को क्या मिला, रेल बजट में क्या एलोकेशन हुआ, तो अगर आप ये कहेंगे कि मोटा मोटी एलोकेशन का नंबर क्या है, वो आज निर्मला सीतारमण ने क्लियरली बोला नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एमएसएमई सेक्टर को बूम देने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। बड़े किसानों की हमेशा बात होती है, इस बार छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए आज बातें वित्त मंत्री की ओर से कही गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का बाजार जो है वो तेजी से भारत में बढ़े, इसके लिए 40,000 करोड़ देने का प्रावधान रखा गया है। ये कुछ मोटी बातें जिसमें ये समझ में आ रहा है कि जब आप विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ते हैं, 2031 का लक्ष्य आप जब रखते हैं तो आपको वो रफ्तार चाहिए, लेकिन रफ्तार के साथ आपको एक स्टेबिलिटी भी चाहिए। आपने विकसित भारत का जिक्र किया अजीत जी, जो बात हम सुबह कर रहे थे कि भाई 2047 अगर विकसित भारत का वो मिशन, वो टारगेट अचीव करना है तो मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ है जो 16-17 पे आके अटकी हुई है उसको 25 से ज्यादा ले जाना ही पड़ेगा, जो सरकार का अपना टारगेट है। आज की जो बजट में घोषणाएं हुई, आपको लगता है उस टारगेट के कुछ करीब पहुंचेंगे हम? पहला कदम है, एक बेबी स्टेप है, हम समझ रहे हैं इसको। जो एक स्टेप सरकार ने उठाया उसको फोकस किया। एमएसएमई पहले भी फोकस में रहा है, लेकिन अब जितनी तेजी से हम लोग एफटीए हो रहे हैं उसके हिसाब से ये जरूरी कदम था जो उठाया गया है। हम लोगों के यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने की कोशिश होगी और हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक कंट्री बनने की तरफ बढ़ेंगे, उसका ये पहला कदम है। 2047 की तरफ बढ़ने के लिए, विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए उसकी शुरुआत हुई है। अभी किसी भी चीज़ का डिटेल्स हम लोगों के सामने नहीं है। हम लोगों के सामने सिर्फ एक पॉलिसी की घोषणाएं हैं, जो पॉलिसी नीतिगत घोषणाएं हैं वो हम लोग के सामने हैं, जिनको देख के लग रहा है कि डायरेक्शन ठीक है जी। और सेमीकंडक्टर को लेकर जिस तरह से उसका जो क्राइसिस हो गया था, जो उसके बाद सबको पूरी दुनिया ने अहमियत जानी थी कि भाई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, आपको खुद दो चीजों पर देखिए, सेमीकंडक्टर पर हम लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो इस वजह से भी है कि रेयर अर्थ मटेरियल्स उसमें जो लगते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हमारे पास कम है। अब उसकी एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, उसके लिए कॉरिडोर बनाया गया है। अगर हम लोग रेयर अर्थ मटेरियल्स पर डिपेंडेंस कम होती है तो हमारा सेमीकंडक्टर का हब अपने आप मजबूत होगा। हम लोग सेमीकंडक्टर बनाना शुरू करेंगे तो सेमीकंडक्टर हो, एआई का सेगमेंट हो, इन सब के लिए इस प्रोविजन किए गए हैं जो फ्यूचर की इकोनॉमी के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए, और जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी की चीजें हैं उनके लिए भी किया गया है। तमाम उनके लिए भी जो घोषणाएं होंगी, सब ये ऐसी बड़ी घोषणा नहीं हो सकती थी कि एकदम से बिग बैंग हो जाए, लेकिन बिग बैंग नहीं होने के बावजूद इसका डायरेक्शन सही है, सही डायरेक्शन में घोषणाएं हुई हैं 2047 2031। चलिए, पॉपुलिस्ट बजट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अर्थव्यवस्था में फिजिकल डेफिसिट को पाटने की पूरी कोशिश है और जिस तरह से वैश्विक आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा है, तो ऐसे में खर्चा बहुत फूक फूक के करने की कोशिश की गई है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा बजट खर्च बढ़ा दिया गया हो, ऐसा भी नहीं किया गया है। तो